बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज से केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगी और उसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है वो हमारा स्टार्ट हुआ था। मैम सलमा ने जहाँ तक पढ़ाया था उससे आगे फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। टॉपिक जो चल रहा था वो हमारा पॉलीमराइजेशन का टॉपिक था, जिसमें आपने एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो उसका मैकेनिज़्म डिस्कस कर लिया था। उससे नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है, जैसे ही टॉपिक या टर्मिनोलॉजी आती है तो आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि हम कंडेंसेशन में हमने फंक्शनल ग्रुप की बात करनी है। अब फंक्शनल ग्रुप का थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा कि फ़ंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि ये एटम भी हो सकता है एक, और एक से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं जो हमारे मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर जो है ना प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिफाई करते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देते हैं। तो जो वो वाली पॉलीमराइजेशन जिसमें फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, उस पॉलीमराइजेशन को फिर हम क्या नाम देते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और फंक्शनल ग्रुप भी जब रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि कोई स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा। वो स्मॉल मॉलिक्यूल कौन कौन से रिमूव हो सकते हैं, उसमें हम देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा या उसके अंदर एक मेथनॉल मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा। अभी चूँकि आपने ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई, तो जो नाम आ रहे हैं ना वो आपने फ़िलहाल याद ही रखने हैं। जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट से इसको लेके चलेंगे तो फिर जब हम नॉमेनक्लेचर उसकी नेमिंग वगैरह करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा कि जो टर्मिनोलॉजी आ रही है उससे फिर उसका कंपाउंड या जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो आप कैसे बना लेंगे। ठीक है, जैसे मेथनॉल का नाम आया है तो आपने इसको भी फ़िलहाल नाम की हद तक ही याद रखना है। अच्छा, अब ये जो पॉलीमराइजेशन होगी इसमें देखिए हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है। ये हमारे पास जो कंपाउंड है, ये वाला जो पहला कंपाउंड है, दिस इज़ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये इसका एक फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, और ऐसे इस एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं। तो ये किसकी एग्ज़ाम्पल बनती है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्ज़ाम्पल बनती है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसके प्लस के बाद जो नेक्स्ट हमारा फार्मूला लिखा हुआ है, ये है हमारे पास डाईओल की एग्ज़ाम्पल। डाईओल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इसका फंक्शनल ग्रुप है ना OH, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। अब ये कितने फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, ये 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। तो डाई की जो प्रीफिक्स है वो किसके लिए आती है, वो 2 के लिए आती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये डाईओल, इस मॉलिक्यूल के अंदर ओल मीन OH ग्रुप जो हैं वो कितने लगे हुए हैं, वो 2 लगे हुए हैं। और ये जो पूरा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें COOH, COOH भी बोलते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये भी कितने लगे हुए हैं, ये भी 2 लगे हुए हैं। तो हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और इसकी डायोल। आप थोड़ा सा गौर करें इस एग्जांपल में, तो इसमें देखें पहला जो हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे कंपाउंड के सेंटर जो है ना, ये सेंटर जिसमें ये रिंग सा बना हुआ है ब्लू सा, जिसे हम बेंजीन रिंग भी बोलते हैं, इस रिंग के दोनों कॉर्नर्स के ऊपर जो है सेम फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप COOH। ठीक है, इसी तरह से जो हमारी डायोल है इसमें भी OH ग्रुप जो है वो दोनों एंड्स पर मौजूद है। अब जब यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होता है कि हमारे इसमें देखें एक जो COOH ग्रुप है वो दूसरे मॉलिक्यूल के OH के सामने आ गया है। सामने आएगा तो ही यहाँ से पॉलीमराइजेशन पॉसिबल है। ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इस तरह से सेट होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप आमने सामने आ जाएं। अब देखें यहाँ पे OH ग्रुप और जो दूसरे का OH ग्रुप है वो भी सामने आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये बॉक्स बना के हाईलाइट किया हुआ है कि एक मॉलिक्यूल जो है उसका OH ग्रुप और दूसरे वाले का H ग्रुप यहाँ से निकल जाएंगे। जब निकल जाएंगे तो ये जो कार्बन है इसका बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा। ठीक है, तो ये OH यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। OH यहाँ से रिमूव होके तो क्या बना देगा, वाटर बना देगा। अब
इस एंड से भी यही कुछ होगा और सेम इस एंड से भी क्या होगा कि इसका OH यहाँ से निकल जाएगा और ये वाला जो H है ये यहाँ से निकलेगा। ये एक और मॉलिक्यूल होगा डाइओल का, उसके साथ पॉलीमराइज़ करेगा, इसके आगे आके एक और जो है ना डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वो आके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे जो है ना ये पूरी एक लंबी चेन बनती चली जाएगी। एक डाइओल आएगा, फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर डाइओल, फिर एक लंबी चेन बनती जाएगी। अब हम पॉलीमर जो बनेगा हमारा, उस पॉलीमर को हमने इतनी लंबी चेन तो नहीं हम लिख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि वो वाला यूनिट जो बार बार रिपीट होगा उसको हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है। और इसके साथ हमने वो बीच में वो सारा लिख देना है पार्ट मोनोमर जो बार बार रिपीट होगा, एक लंबी चेन बनती चली जाएगी। अब जितने मॉलिक्यूल्स आपने यहाँ पे लिए होंगे वो आपने ब्रैकेट के यहाँ नीचे लिख देना है। यहाँ पे चूँकि हमने n मॉलिक्यूल लिए, n मीन की तादाद कुछ भी हो सकती है, 10 है, 20 है, 100 है, 1000 है, तो वो n यहाँ पर आ जाएगा। प्लस कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे, 2n वाटर मॉलिक्यूल। गर्ल्स ये 2n क्यों लिखा है, बिकॉज एक मॉलिक्यूल से 2 वाटर मॉलिक्यूल ने निकलना है, यानी कि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकला और एक यहाँ से निकला मिलकर, एक इस H और OH से भी अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितने, जितने ये मॉलिक्यूल्स होंगे उससे डबल तादाद में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे। अगर हमने ये 10 डाइओल लिए हुए और 10 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हुए तो हमारे पास टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने निकलेंगे, 20। इसलिए क्योंकि डबल निकल रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे हमने इसलिए n अगर लिया है तो वाटर मॉलिक्यूल कितने निकलेंगे, वो 2n निकल आएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2n लिखा हुआ है। ठीक हो गया। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ये इंपॉर्टेंट है, ये समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से करना। अच्छा देखो, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो है पॉलीएस्टर। ये वही पॉलीएस्टर है जो आपने नाम सुना होगा कि पॉलीएस्टर का जी एक हमारे पास तकिए आ गए हैं, पॉलीएस्टर के कुशन्स आ गए हैं। तो ये वही पॉलीएस्टर है जिसको हम सिंथेटिकली जो है वो इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं और यूज़ करते हैं। ठीक है, वो इस तरह से इसका केमिकल रिएक्शन जो है वो ये हो रहा है और इसमें केमिकल्स जो यूज़ हो रही हैं रिएक्टेंट्स वो हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स की डिस्कशन होगी, जिसमें सबसे पहले है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें आपने नाम को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि नाम जैसे ही आप इसको फोकस करेंगे तो आधा कॉन्सेप्ट आपका वहीं पर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए पोली मीन्स मैनी, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड है। विनाइल क्लोराइड क्या होगा, विनाइल क्लोराइड यहाँ पे मोनोमर है जो यूज़ होगा। ये मोनोमर जो है ढेर सारे मिलेंगे और मिलकर क्या बना देंगे, पॉली विनाइल क्लोराइड। अब ये जो हमारे पास पॉलीमर है ये किसकी एग्ज़ाम्पल आती है, ये एडिशन पॉलीमर की एग्ज़ाम्पल आ जाती है। और इस रिएक्शन की कंडीशंस क्या हैं कि ये रिएक्शन होगा 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे और प्रेशर हमने कितना अप्लाई करना है, 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन दिया हुआ है, ये सबसे पहले देखें विनाइल क्लोराइड का फार्मूला दिया हुआ है। एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो ग्रुप में हाईलाइट करने जा रही हूँ अभी, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो ग्रुप है ना गर्ल्स, ये कहलाता है विनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहलाता है, विनाइल ग्रुप। और इसके जो एक कार्बन जिसके पास एक ही हाइड्रोजन है उसके साथ लगा हुआ है क्लोरीन। ठीक है, इस वजह से हम इसको बोलेंगे विनाइल। विनाइल के साथ क्या चीज़ अटैच है, क्लोरीन है, तो उसकी बेस पे हम इसका नाम कर देंगे विनाइल क्लोराइड। ठीक हो गया। अब विनाइल क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल्स लिए हमने, n मीन्स की कोई तादाद फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड हमने यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो ले लिए हैं। अब पॉलीमराइजेशन जब गर्ल्स होगी तो एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में यूजुअली क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। डबल बॉन्ड होगा तो वो ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो समटाइम डबल बॉन्ड में या फाइनली सिंगल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे चूँकि कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है तो ये डबल बॉन्ड फाइनली ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिंगल बॉन्ड। अब जब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो एक चीज़ आपने ना जितने भी ऑर्गेनिक जब पढ़नी है तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कार्बन के पास ने कितने बॉन्ड कार्बन को बनाना चाहिए, टोटल वो 4 बॉन्ड्स बनाने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें इससे 4 बॉन्ड्स इसके कंप्लीट नहीं होंगे, तो यहाँ पे इसने क्या करना है, दोनों कार्बन ने अपने दोनों एंड्स पर क्या करना है, विनाइल क्लोराइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होना है।
अब ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूल कार्बन है ये भी एक विनाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा और ये वाला जो कार्बन है ये भी अटैच होगा। तो देखें यहाँ पे विनाइल जो ग्रुप है, विनाइल क्लोराइड जो ग्रुप है, उसके दोनों एंड्स पे यहाँ लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी आपको जो चेन है वो कंटिन्यू होती हुई नज़र आ रही है। ठीक हो गया। आप यहाँ पे देखें N लिखा हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे एक और क्लियर कर लें, ये N मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। हमने जब अपना मोनोमर जो के बाद जो पॉलीमर लिखा है उसमें अगर आप ये गौर से देखें तो यहाँ पे ब्रैकेट के नीचे क्या लिखा हुआ है, N-1। क्या लिखा हुआ है, N-1। और ये N-1 क्यों लिखा है कि अगर हम सपोज़ कर लें हमने N की वैल्यू है 10 कि हमने 10 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो यहाँ पे होगा 10-1। क्यों हमने -1 किया, क्योंकि हमने एक मॉलिक्यूल को ब्रैकेट से बाहर शो किया हुआ है। जितने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से एक मॉलिक्यूल हमने ब्रैकेट से बाहर शो किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे n नहीं लिखा, हमने क्या लिखा है, N-1 लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा मोनोमर है और इस मोनोमर से क्या चीज़ बन रही है, ये हमारा पॉलीमर, और इस पॉलीमर को हम क्या नाम देंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके थोड़े से यूजेस देख लें कि अगर हम इस एडिशन ऑफ अ प्लास्टिसाइज़र इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पॉलीमर। प्लास्टिसाइज़र अगर हम डालते हैं तो इलास्टिसिटी इंक्रीज़ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है किसी भी पॉलीमर की। तो इसको हम क्या करेंगे, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द फ्लोर कवरिंग्स, इन पाइप्स एंड इन ग्रामोफोन और रिकॉर्डर्स। ये क्या है, पीवीसी की बात हो रही है। पीवीसी के पाइप्स का नाम सुना होगा आपने। पीवीसी जो है वो ग्रामोफोन रिकॉर्डर में यूज़ होता है, प्लास्टिक है बेसिकली, और पॉलीमर है। और फ्लोर के ऊपर कवरिंग के लिए भी अक्सर आपने देखा होगा जो शीट्स वगैरह यूज़ हो रही हैं वो पीवीसी की। आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ है। तो जो आपको वो जो लकड़ी नुमा फ्लोरिंग की शीट्स नज़र आ रही होती हैं वो यही पीवीसी शीट्स ही कहलाती हैं, जिन्हें हम फ्लोर कवरिंग्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन भी गर्ल्स क्या, पॉली मीन्स मैनी और स्टीरीन मीन के हमने स्टीरीन मोनोमर यूज़ करना है। अब यहाँ पर क्या होगा गर्ल्स कि ये भी एडिशन पॉलीमर है और इसके लिए हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है, नाम से आइडिया हो रहा है कि स्टीरीन यूज़ करनी है, और इसका जो रिएक्शन होगा वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा। अब ये जो स्टीरीन है इसमें भी देखें हमारे पास कौन सा ग्रुप आ गया है, विनाइल ग्रुप मौजूद है और इसके साथ क्या लगा हुआ है, C6H5, इसलिए हम इसको कॉमन नाम क्या देंगे, स्टीरीन। यहाँ पे भी विनाइल ग्रुप था और ये जो है इसमें एक क्लोरीन लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे स्टीरीन है। एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिंगल बॉन्ड। चेन के दोनों तरफ क्या चीज़ लग जाएगी, हमारा एक और स्टीरीन मॉलिक्यूल। यहाँ पे N लेंगे तो यहाँ पे अगेन दोबारा देखें क्या आ गया, N-1। बस आपने मेन फार्मूला याद रखना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जो हमारा पॉलीमर बनेगा वो क्या है, पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, फूड कंटेनर बनाने में, कॉस्मेटिक की बॉटल्स बनाने में, टॉयज़ और पैकिंग मटेरियल वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है पॉलीविनाइल एसीटेट। ये नाम से पता चल रहा है कि विनाइल एसीटेट हमने यूज़ करना है, यानी विनाइल ग्रुप के साथ क्या चीज़ लगी हुई होगी, एसीटेट लगा हुआ होगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, विनाइल एसीटेट। अच्छा, ये जो है पॉलीविनाइल एसीटेट इज़ अ कलरलेस नॉन टॉक्सिक रेजिन। ठीक है, ये आपने इसी तरह से याद रखना है, कलरलेस होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, रेजिनियस मटेरियल है, यानी कि आप समझ लें गोंद की तरह का मटेरियल होता है। इस तरह से आप जहन में रखें इसको। इट इज़ सप्लाइड इन अ नंबर ऑफ ग्रेड्स डिफरिंग इन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिफरेंट तरह के ग्रेड्स आते हैं, डिपेंड करता है कि हमने उसमें किस तरह की पॉलीमराइजेशन जो है वो की हुई और उसको प्रिपेयर किया हुआ है। अच्छा, इसकी एक पर्टिकुलर ख़ास किस्म की स्मेल होती है, तो हम कहते हैं कि द रेजिन हैज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ओडोर। ओडोर के बोलते हैं स्मेल को। इट इज़ मोस्टली यूज्ड एज एन एडेसिव मटेरियल एंड एज अ बाइंडर फॉर इमल्जन पेंट्स। एडेसिव मटेरियल गर्ल्स कहते हैं चिपकाने वाला मटेरियल जो होगा उसमें हम यूज़ करते हैं, और जो पेंट्स होते हैं उसमें भी बाइंडर का काम करता है। बाइंडर क्या करेगा, पेंट को फिक्स करेगा किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, सरफेस के ऊपर जिसके ऊपर हमने वो इमल्जन पेंट अप्लाई किया हुआ होगा, तो ये उसका काम करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्रेलिक रेजिन्स। दे आर मोस्टली क्लोजली रिलेटेड टू विनाइल रेजिन्स। ये विनाइल रेजिन से मिलती जुलती होती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोमर्स ऑफ एक्रेलिक रेजिन्स आर मिथाइल मेथ एक्रिलेट, एक्रेलिक एसिड एंड ब्यूटाइल एक्रिलेट। गर्ल्स इन सब के जो है ना आपने नाम जो है अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। द एक्रेलिक फाइबर्स आर बेस्ड लार्जली ऑन एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, डिफरेंट तरह के रेजिन्स और जो उसके अंदर वो जो मोनोमर्स और पॉलीमर्स यूज़ हो रहे हैं ये उनका जिक्र यहाँ पर आ गया है। एक्रिलिक एसिड का फार्मूला दिया हुआ है, मिथाइल मेथ एक्रिलेट का भी फार्मूला दिया हुआ है, एक्रिलोनाइट्राइल का भी फार्मूला दिया हुआ है। एक्रिलिक रेजिन्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक पेंट्स फॉर कार इंडस्ट्रीज एंड वाटर बेस्ड वेदर रेजिस्टेंट पेंट्स। कि हमने एक्रिलिक रेजिन्स को यूज़ करना है प्लास्टिक बनाने में, पेंट्स बनाने में,
और वो वाला पेंट जो हम कार वगैरह में यूज़ करते हैं, और वाटर रेजिस्टेंट पेंट्स बनाने में भी हम इसी को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि एरोमेटिक है सारे जितने भी एरोमेटिक होंगे वो वाटर रिपेलेंट होंगे, वाटर रेजिस्टेंट होंगे। गर्ल्स नेक्स्ट आ रहा है पोलिएस्टर रेजिन। ये पोलिएस्टर रेजिन बिल्कुल वही है जो भी हमने लास्ट में डिस्कस किया था ना, ये अभी स्टार्टिंग में जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, ये सारा इसके अंदर वही चीज़ कवर हो जाती है। ठीक है, पोलिएस्टर रेजिन्स जो हैं प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और एरोमेटिक बायोफंक्शनल एसिड्स, इस तरह से आ जाता है सारा। तो ये आपने उसी के अंदर सारा कवर कर लेना है। रिएक्शन भी वही वाला आपने प्रिपेयर करनी है, यानी पोलिएस्टर रेजिन्स को अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो वाला टॉपिक आपने प्रिपेयर किया तो वो भी आप इसके अंदर कवर कर सकते हैं। इसके बाद फिर आ रहा है हमारा पॉलीअमाइड रेजिन्स। इसमें ये नाम से पता चल रहा है पॉलीअमाइड। अच्छा गाइस, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो टॉपिक है। यहाँ से क्या आता है, नायलॉन 66 जो है वो किस तरह से प्रिपेयर होता है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ ही जाता है। दीज रेजिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ पॉलीअमाइंस विद एलिफेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और ये एग्जांपल थी विद डाई कार्बोक्सिलिक मीन्स कि 2 कार्बोक्साइल ग्रुप लगे हुए हैं, वही COOH लगा हुआ है और बीच में CH2CH के बाद 4 लगा हुआ है। फिर आपके पास जो डायमाइन दिया हुआ है उसमें भी CH2 बीच में देखिए 4 और जो है 6, और साथ में हमारे पास NH2 और दूसरी तरफ भी NH2 अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी हीट करनी पड़ेगी, कंडीशन में हीट आप लिख देना। और इसमें जो ये किसकी एग्जांपल आती है, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की आती है। क्यों आ रही है कंडेंसेशन की, बिकॉज यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। ठीक है, नायलॉन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। द वर्ड नायलॉन हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज अ जेनेरिक नेम फॉर द सिंथेटिक पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड्स का जो सिंथेटिक पॉलीअमाइड हम बनाते हैं उसका एक जनरल जो नेम है वो हम नायलॉन के नाम से कहते हैं। नायलॉन 66 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलीअमाइड। और इसको हम कैसे जो है प्रिपेयर करते हैं, इसको हमने एडिपिक एसिड, हेक्सेन डायोइक एसिड और साथ में हमने हेक्सामेथाइलिन डायामाइन इनके साथ रिएक्शन से करवाना है। हमने इसको नायलॉन 66 क्यों कहा है, इसकी एक लॉजिक है, रीज़न है। वो क्या है कि एडिपिक एसिड में भी टोटल कार्बन कितने हैं, वो 6 हैं। 4 तो ब्रैकेट के अंदर दिए हैं, 2 ब्रैकेट से बाहर हैं। ठीक है, और जो हेक्सामेथाइल डायामीन है इसके अंदर क्या है, इसमें ब्रैकेट के अंदर ही 6 कार्बन दिए हैं। तो हमारे पास ये प्रिपेयर हो रहा है 2 जो इसके यूनिट्स हैं उन दोनों के अंदर कार्बन कितने 6 और दूसरे में भी कितने हैं 6, तो हम इसको बोलेंगे नायलॉन 66। अब ये जो हमारा पॉलीमर बनेगा, अगर हम इसमें देखें N वाटर मॉलिक्यूल, इसमें N मॉलिक्यूल्स दिए हैं और इसमें भी अगर हमने N मॉलिक्यूल लिए हैं तो जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे वो क्या होंगे, वो हमारे पास गर्ल्स 2N निकलेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो मोनोमर है उसके साथ देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है N-1। क्यों लिखा है, क्योंकि एक जो मोनोमर एक यूनिट है वो हमने ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है इपॉक्सी रेजिन्स। इपॉक्सी रेजिन्स क्या होती हैं, दीज आर फंडामेंटली पॉली ईथर्स बट रिटेन्स देयर नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टार्टिंग मटीरियल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ एपॉक्साइड ग्रुप इन द पॉलीमर। ये आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे जितने भी नाम आ रहे हैं। एपॉक्सी रेजिन is made of by the condensation of epichlorohydrin with diphenylol propane। ये इन दोनों के फार्मूलाज दिए हुए हैं और इनके नाम याद रख के फिर आपने बताना है कि एपॉक्सी रेजिन जो है वो इस तरह से बनाए जाते हैं। एपॉक्सी रेजिन जो है गर्ल्स ये कोटिंग मटेरियल में हम यूज़ करते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं, हार्ड भी होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, एडिशन प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और केमिकल से ये रेजिस्टेंट भी होते हैं। केमिकल्स को इतनी जल्दी जो है वो रिएक्ट नहीं करते, डैमेज नहीं होते केमिकल से। इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, थर्मल पावर स्टेशंस, पैकिंग मटेरियल्स आर कोटेड विद एपॉक्सी पेंट्स। तो वो मटेरियल जिनको हमने डैमेज होने से बचाना है, जिनकी हमने ज़्यादा केयर करनी होती है, उनके ऊपर हम फिर एपॉक्सी पेंट्स लगा देते हैं। डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, फ्लोर्स हैं, इनको भी हम किससे पेंट कर देते हैं, एपॉक्सी रेजिन से, ताकि कोई केमिकल है, पानी है या आप कह लें कि उनके जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको हम इंक्रीज़ कर सकें, इसलिए फिर हम इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। गर्ल्स फिर हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है बायोपॉलीमर्स, यानी कि बायो मीन्स कि वो वाले पॉलीमर्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर, प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो पॉलीमर्स मौजूद होंगे हमने वो यहाँ पर डिस्कस करने हैं।
अब मोस्टली बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट जो सब्सटेंसेस हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इसमें जो हमारे बायोपॉलीमर्स आ जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जिसको हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, ये वो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने बायोलॉजी में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। फिर भी टर्म कार्बोहाइड्रेट इज़ अप्लाइड टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिलेटिवली हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनको हम सिंपली क्या कहते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या नाम दिया जाता है इनको, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का नाम दिया जाता है। और इसका जो सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या है, CX, ठीक है, और साथ में हम क्या लिखेंगे, H2O होल Y, ये आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज़ CXH2O होल Y, और इनको हम कॉमनली क्या नाम देते हैं, शुगर्स कहते हैं, और हम इनको एक और भी नाम देते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये ऑर्गेनिक क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं, और इन्हीं के हम कहते हैं कि ये कंपाउंड्स में से आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसकी क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। इसको हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है। मोनोसेक्राइड्स हैं, उसके बाद आते हैं डाइसेक्राइड्स, इनका दूसरा नाम क्या है, ओलिगोसेक्राइड्स, और लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास पॉलीसेक्राइड। वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स ये सिंपल शुगर्स होती हैं, और अगर हम इनको वाटर में डालें तो ये मज़ीद डिवाइड नहीं होंगी, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होंगी, या कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं होंगी। तो हम कहते हैं कि दीज आर सिंपल शुगर्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, कि पानी में डालने से ये अपने आप को डिवाइड या ब्रेक नहीं करती। इनका जो सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या है, CH2O होल N, और N जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मिनिमम जो नंबर है या वैल्यू है N की वो क्या है, 3। जब हम गर्ल्स 3 लगाएंगे ना इसके अंदर CH2O में, CH2O होल N में, तो अगर हम 3 लगाते हैं तो C क्या बनेगा, 3, और H क्या बनेगा, 6, और O क्या बन जाएगा, 3, तो C3H6O3 बन जाएगा। सिंपलेस्ट जो है ना ये मोनोसेक्राइड बनेगा। मोनोसेक्राइड्स भी फर्दर जो हैं आगे एल्डोसिस भी हो सकते हैं और कीटोसिस भी हो सकते हैं, यानी कि जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप आ जाता है। ये भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनको भी फ़िलहाल नाम की हद तक आपने याद करना है। इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं उसमें ग्लिसरल्डिहाइड आता है, ग्लूकोज आता है, और फ्रुक्टोज आता है। सबसे पहले हम देखते हैं वो वाली शुगर्स, क्योंकि हम इन्हें सिंपल क्या कह रहे हैं, सिंपल शुगर्स कहते हैं, तो मोनोसेक्राइड्स कहते हैं या शुगर्स कहते हैं तो एक ही बात है। शुगर्स विद 5 कार्बन जिसको हम क्या बोलते हैं, पेंटोसिस, और 6 कार्बन जिसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सोसिस, आर स्टेबल एज साइक्लिक स्ट्रक्चर्स देन एज ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, के जो 5 कार्बन वाली शुगर्स होंगी या 6 कार्बन वाली शुगर्स होती हैं, ये ज़्यादा स्टेबल कब होती हैं, जब ये ओपन चेन की बजाय कैसा स्ट्रक्चर बना लें, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लें। ये आपके पास जो बना हुआ ना स्ट्रक्चर, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, और ये वाला स्ट्रक्चर जो कौन से वाला है, ये ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ज़्यादा क्या हो जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं। Glucose and fructose are very common examples of hexoses, both of which have the chemical formula, molecular formula क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। आपको याद होगा हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, बट स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6। अब ये इसका जो है ना ओपन चेन फॉर्म जो है ना वो ये दी हुई है। अब जो इसकी ओपन चेन फॉर्म दी हुई है उसमें देखें अगर आप, तो कार्बन के कितने हैं मेंबर्स टोटल, वो है 6। अब ये जो 6 मेंबर्स दिए हुए हैं इसमें अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास 1 2 3 4, ऊपर टॉप से गिनना शुरू करेंगे तो सी के ऊपर 1 लिखा हुआ है, 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन को ये नंबरिंग की हुई है, ठीक है। जो कार्बन नंबर 1 है सबसे टॉप पे जो कार्बन दिया हुआ है उसके साथ देखें एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है। फिर ऐसे आप नीचे चलते आएँ तो कार्बन नंबर 2 पे देखें राइट साइड पे OH ग्रुप पे और लेफ़्ट साइड पे H हाइड्रोजन एटम अटैच है। थर्ड कार्बन पे आके ये नेचुरली ये अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज होती है और राइट साइड पे क्या आ जाता है, हाइड्रोजन, और लेफ़्ट साइड पे OH ग्रुप। इस तरह फोर्थ कार्बन पे वही पुरानी अरेंजमेंट चलेगी, फिफ्थ पे वही पुरानी अरेंजमेंट चलती है, और सिक्स कार्बन जो है वो हम इसको लिख देते हैं CH2OH की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। इसकी ये साइक्लिक फॉर्म दी हुई है। ये साइक्लिक फॉर्म अगर तो आपको समझ में आ रही है तो ये इस तरह से अभी ही कर लें, ठीक है। अगर ये क्लियर नहीं हो रही तो ये जो है फिर हम
उस वक्त ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं जब हमने थोड़ी सी ऑर्गेनिक पढ़ी भी होगी, जब हमें थोड़े से स्ट्रक्चर फार्मूलाज लिखने आते होंगे। तो अभी आपने सिर्फ जो करना है इसमें, वो आपने ग्लूकोज का मेन जो स्ट्रक्चर ओपन चेन फॉर्म है ना, ये करना है। जो इसकी है ना ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये हमने इंशाल्लाह इसको उस वक्त डिस्कस करना है जब हम ऑर्गेनिक का थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। फिर उसमें मैं आपको इसकी साइक्लिक फॉर्म जो है वो भी करवाना शुरू करूँ, क्योंकि आपको बॉन्ड्स का आइडिया हो जाएगा कितने बॉन्ड्स कार्बन के होंगे, अरेंजमेंट क्या बनानी है, इस तरह से करके। फिर ठीक है, फिर आ जाता है फ्रुक्टोज़ का। फ्रुक्टोज़ की भी आपने सिर्फ फ़िलहाल क्या करनी है, ओपन चेन फॉर्म करनी है। और ओपन चेन में भी आप देखें तो हमारे पास क्या है, कार्बन टोटल कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, टॉप पे कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यानी इसको हम बोलते हैं, ये फंक्शन को कीटो ग्रुप है। फिर कार्बन पे हमारे पास क्या है, H, थर्ड पे हाइड्रोजन राइट साइड पे आ गया। बाकियों में वही राइट साइड पे OH ग्रुप है। जब OH राइट पे आएगा तो लेफ़्ट साइड पे क्या आएगा, H, और अगर राइट साइड पे H आता है तो लेफ़्ट साइड पे क्या आएगा, OH ही आपने जहन में रखना है। लास्ट में वही उसी तरह से CH2OH। इसकी भी आपने ओपन चेन फॉर्म कर लेनी है। साइक्लिक फॉर्म इंशाल्लाह तब करेंगे जब आपको थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्लूकोज जो है, उनको हम क्या नाम देते हैं, उसको यहाँ से इंपॉर्टेंट कुछ ना ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज बोलते हैं। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं डेक्सट्रोज। ठीक है, तो जो डेक्सट्रोज हमारे पास आ रही है, क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज, ग्रेप शुगर और ब्लड शुगर, ये 3 नाम जो है हमने इसको देने हैं। और ये कंबाइंड स्टेट में भी ग्लूकोज एग्जिस्ट करती है और फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करती है। फ्री स्टेट में हमारे पास ये फ्रूट्स में होती है और हनी में होती है, और हम ह्यूमन ब्लड के अंदर भी पाई जाती है, यूरिन के अंदर पाई जाती है। कंबाइंड स्टेट में अगर हम देखते हैं तो ये फिर डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में होती है। मेन काम ग्लूकोज का क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना है। फ्रुक्टोज़ को अगर हम देखें तो फ्रुक्टोज़ भी कंबाइंड फॉर्म में भी होती है और फ्री फॉर्म में भी होती है, और इसको हम स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, और इसको हम केन शुगर जो है उसका सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ किया जाता है। और जो इसके अलावा एग्जांपल आ जाती हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज़ के अलावा मोनोसेक्राइड्स की, वो कौन सी आती हैं, वो गैलेक्टोज़ है और मैनोज़ है। ये सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है डाइसैकेराइड, और इसका दूसरा नाम क्या है, ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं ये उन हमने कार्बोहाइड्रेट्स को कहना है जिसमें 2 से लेके 9 तक मोनोसेक्राइड्स हों। कितने मोनोसेक्राइड्स हों, 2 से लेके 9 तक मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स मिलते हैं। और उनसे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो कौन सी पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। तो इससे हमारे पास जो पॉलीमर बनेगा उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम डाइसैकेराइड बोलेंगे। अगर 2 मोनोमर मिलके बनते हैं, 2 से ज़्यादा बन रहे होंगे तो फिर हम उसको ओलिगोसेक्राइड का नाम दे देते हैं। अच्छा, जो हमारे पास ये दोनों के देखें, यहाँ पे दोनों OH ग्रुप रिमूव हो रहे हैं ना, अब ये वाला ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएगा तो ये जो हमारे पास लिंक बनेगा, इस लिंक को हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम देते हैं। तो जो लिंक या बॉन्ड या ब्रिज डेवलप हो रहा है उसको हम क्या नाम देंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम देंगे। सुक्रोज़ जो है इसको हम कॉमन टेबल शुगर का नाम देते हैं, और ये फ्रुक्टोज़ और ग्लूकोज़ के कंबाइन होने से मिलती है। तो ये किस एग्जांपल है, सुक्रोज़ की, ये वही शुगर है जो हम आमतौर पे घरों में यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम किसी भी ओलिगोसेक्राइड को पानी के अंदर डालें तो वो अपने बेसिक यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम मोनोसेक्राइड्स का नाम देते हैं। जो कॉमन डाइसैकेराइड्स हैं उसमें सुक्रोज़ आता है, लैक्टोज़ आता है और माल्टोज़ आ जाता है। कौन कौन से 3 आ रहे हैं, सुक्रोज़, लैक्टोज़ एंड माल्टोज़। और वन ऑफ दीज सुक्रोज़ शुगर्स इन शुगर कैन, शुगर बीट, पाइनएप्पल, एप्रिकॉट, मैंगो, आलमंड, कॉफ़ी एंड हनी। लैक्टोज़ को हम क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। ये मिल्क ऑफ एनिमल्स में होता है, और ये वो डाइसैकेराइड है जो, या सॉरी ये वो ओलिगोसेक्राइड है जो प्लांट्स में एग्जिस्ट नहीं करता। ये जहन में रखना है आपने, क्योंकि मिल्क में पाया जाता है, प्लांट्स में चूँकि मिल्क नहीं होता तो वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। ट्राइसैकेराइड जो है ये 3 सेक्राइड से मिलके बनेगा, 3 मोनोसेक्राइड से। और जब इसका जो फॉर्म एग्जांपल आ रही है वो रेफिनोज आ रही है। इसका फार्मूला क्या है, C18H32O16। और मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सॉल्युबल इन वाटर।
अगर थोड़ा सा जहन में रखें, शुगर कैसी होती है, क्रिस्टलाइन होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है और वाटर में सॉल्युबल होती है, और टेस्ट कैसा होता है, स्वीट। तो बिल्कुल इसी तरह से जो मोनोसेक्राइड्स हैं और ओलिगोसेक्राइड्स हैं उनकी ये प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, शुगर्स का नाम देते हैं। फिर लास्ट में आता है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में जिसमें 10 से ज़्यादा जो है ना मोनोसेक्राइड के यूनिट्स होंगे, और इस एग्ज़ाम्पल में दो बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल्स आ रही हैं, और वो आ रही हैं स्टार्च एंड सेलुलोज। और इनका फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला C6H10O5 और होल N की जो तादाद है वो मुख्तलिफ हो सकती है। जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नहीं हैं इन, और वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं और टेस्टलेस होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन शुगर्स बोलते हैं। पॉलीसेक्राइड्स के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के अंदर। ये एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं और बिल्डिंग का काम करते हैं, स्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम करते हैं सेल्स की। प्लांट्स जो हैं दे स्टोर ग्लूकोज एज स्टार्च एंड एनिमल स्टोर्स ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर नोन एज ग्लाइकोजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज स्टोर होती है, जो बॉडी की नीड से ज़्यादा होती है, जब वो स्टोर होगी तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगी। और जो एनिमल्स की बॉडी है उसके अंदर जब ग्लूकोज स्टोर होना है तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगी। ग्लाइकोजन जो है अब एनिमल्स की बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ स्टोर होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होगा लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं इसमें स्टार्च को, और इसके साथ ही एग्जांपल नेक्स्ट हम देखेंगे सेलुलोज को। स्टार्च जो है ये भी हमारी डाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और द चीफ कमर्शियल सोर्स ऑफ स्टार्च आर वीट, राइस, मेज, पोटैटोज़ एंड बार्ले। स्टार्च इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज की फॉर्म है उसका जो है पॉलीमर है ये। स्टार्च प्योर कंपाउंड नहीं है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 पॉलीसेक्राइड्स, इससे 2 पॉलीसेक्राइड्स से मिलता है। कौन कौन से वाले हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट आ जाती हैं ये आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करनी है। अमाइलोज जो है इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड अब यहाँ से देखें इसको ज़रा आप थोड़ा सा, तो अमाइलोज जो हैं यहाँ से प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। अमाइलोज वाटर के अंदर सॉल्युबल है, और अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो डी ब्लू कलर आ जाएगा। अमाइलोपेक्टिन वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कोई कलर नहीं आता। जो नेचुरल स्टार्च है उसके अंदर 10 to 20% क्या चीज़ होगी, अमाइलोज होगी, और 80 to 90% क्या होता है उसके अंदर, अमाइलोपेक्टिन होता है। ये यूज़ होता है कोटिंग में और साइजिंग ऑफ पेपर में यूज़ होता है, ताकि पेपर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। लॉन्ड्री में भी यूज़ करते हैं, और ग्लूकोज और एथाइल अल्कोहल के बनाने में भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब ये गर्ल्स इसका स्ट्रक्चर आ रहा है, स्ट्रक्चर को थोड़ा अगर आपने डिटेल में देखना है तो आप थोड़ा सा साइक्लिक फॉर्म में देखें। ये हमारे पास लिंक बना हुआ है जो ये वाला, इसको हम बोल रहे हैं अल्फ़ा लिंक, ये भी अल्फ़ा लिंक है। C1 C4 और 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है। ये रिंग स्ट्रक्चर है गर्ल्स, ये रिंग स्ट्रक्चर आपको उसी वक्त ज़्यादा क्लियर होंगे जब इससे पहले वाले आपने रिंग स्ट्रक्चर किए होंगे। थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर जब आप कर लेंगे तो आपको इस वक्त ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो क्लियर होना शुरू होंगे, तो उसी वक्त करेंगे। अभी आपने सिर्फ इसकी जो थ्योरी है उस पर आपने फोकस करना है। उसके बाद आता है सेलुलोज। सेलुलोज जो है ये हमारे पास ये भी पॉलीसेक्राइड है, और सम 100 बिलियन टन्स ऑफ सेलुलोज आर प्रोड्यूस्ड ईच ईयर बाय प्लांट्स। और एग्ज़ाम्पल में कॉटन आ जाती है जिसके अंदर 99% सेलुलोज है। वुडी पार्ट्स जो हैं ट्रीज़ के वो भी सेलुलोजिक होते हैं, और मोर देन 50% उसके अंदर क्या है, सेलुलोज ही है। और ये किसके पॉलीमर से बनता है, ये बीटा डी ग्लूकोज से बन रहा है, और जो हमने स्टार्च पढ़ा था वो अल्फा डी ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, साइक्लिक फॉर्म्स हैं, उनसे ये बन रहा है। वो वाला अल्फा डी ग्लूकोज से बन रहा था स्टार्च, और सेलुलोज किससे बनता है, बीटा डी ग्लूकोज से। इट इज़ प्रेजेंट मेनली इन प्लांट किंगडम बट आल्सो ऑकर्स इन सम मेरीन एनिमल्स में भी पाया जाता है। और इट इज़ एन अनब्रांच्ड पॉलीमर, देखें ब्रांच कोई नहीं, एक सिंगल लाइन की फॉर्म में जो है ना ये प्रेजेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, इट अकर्स मेनली द लिवर एंड मसल्स वेयर इट इज़ प्रेजेंट। इट रिप्रेजेंट्स द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन द सेम वे एज स्टार्च फंक्शन इन प्लांट सेल्स। तो सेलुलोज कहाँ पे पाया जाएगा, नेक्स्ट हमारा जो है ना ग्लाइकोजन आज स्टार्ट हो गया। ग्लाइकोजन जो है ये भी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ही है, लेकिन ये जो ग्लाइकोजन है ये हमारे पास ये जो थर्ड फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं,
थोड़ी सी इसकी हेडिंग जो है ना वो बहुत डेम हुई हुई है। दिस इज़ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी स्टोरेज, ये पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल है और ये भी स्टोरेज एलिमेंट है। कहाँ पे स्टोर होता है? ये लिवर में स्टोर होगा और मसल्स के अंदर स्टोर होगा। ग्लाइकोजन को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम एनिमल स्टार्च का नाम भी देते हैं। इट्स स्ट्रक्चर इज क्लोजली रिजेंबल दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन से मिलता है। लिंकेज कौन से होते हैं? लिंकेज को हम नाम देंगे 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ह्यूमन ग्लाइकोजन इज़ अ मच मोर ब्रांच्ड मॉलिक्यूल दैन अमाइलोपेक्टिन। फ़र्क क्या है कि जो ह्यूमन ग्लाइकोजन होती है उसके अंदर ब्रांचेस ज़्यादा होंगी अगर हम अमाइलोपेक्टिन से कंपेयर करें तो। और अगर हम इसको वाटर में डालते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तो इससे भी क्या बन जाएगा? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के यूनिट से ही बनेंगे। ठीक है, तो आज ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट यहाँ तक। इसमें से आपने जो है यहाँ से जो हमें स्टार्ट किया था, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपने इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन करना है। फिर हमारे पास जितने भी ये आ रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, पीवीसी है, पॉलीस्टीरीन है, इनके मोनोमर्स के नाम एटलीस्ट आपको ज़रूर याद होने चाहिए। तो यहाँ से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पॉलीमर रेजिन, इसको आपने विद रिएक्शन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। बायोपॉलीमर्स में आपने कार्बोहाइड्रेट्स, उसके टाइप्स के नाम और उसकी एग्जांपल्स आपने तैयार करनी है। ओपन चेन स्ट्रक्चर्स आपने करने हैं। फ़िलहाल आपने ये साइक्लिक फॉर्म अभी नहीं करनी, जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे ऑर्गेनिक का फिर मैं आपको उस वक्त दोबारा से करवाऊँगी इसको, तो ये अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने एंड तक ये जिस शुगर जो मैंने अंडरलाइन हाईलाइट की हुई चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव और MCQs के लिए आपने ज़रूर प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।